नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए और इसे फॉरवर्ड करें। बेल आइकन दबा लेंगे तो प्रारब्ध के किसी वीडियो की सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी। हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी, द अभिषेक तिवारी शो के। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार सर, प्रणाम सर। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम और रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी भाई और बहन के स्नेह पर्व रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभिषेक जी, देश में एक प्रोडक्शन हाउस है, कांग्रेस। अब लोग चौंकेंगे कि मैंने पार्टी की जगह प्रोडक्शन हाउस क्यों कहा। फिल्म बनाई जा रही है और वो फिल्म है वोट चोरी। उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और इस समय उस फिल्म के जो मेन प्रोड्यूसर और हीरो, अब बहुत सारे लोग कहेंगे हीरो मत कहिए, वो तो खलनायक हैं। नहीं साहब, अगर वोट चोरी नाम की कोई फिल्म बन रही है तो उसके नायक हैं राहुल गांधी। हालांकि उसके साइड हीरो तेजस्वी भी हैं, जो कि बिहार के एसआईआर को लेके नाच रहे हैं। इस समय राहुल गांधी अपनी इस वोट चोरी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। पीपीटी का प्रेजेंटेशन सबने देखा। चुनाव आयोग ने जब कहा कि लिख के हलफनामा दे दो तो भाग खड़े हुए। इंडिया अलायंस की एक बैठक हुई। कौन कहां बैठा, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लोग कहां बैठे, ये भी तमाम चीजें हैं। सवाल ये होता है कि राहुल को और उनके इकोसिस्टम को बांग्लादेश की याद क्यों आ रही है। ये अलग बात है कि उनकी दादी श्रेय लेती हैं कि उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया, बांग्लादेश को जन्माया। लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जिस तरीके से अपदस्थ की गई, उसी मॉडल को लागू करने पर उतारू दिखाई देते हैं और अब उनका इकोसिस्टम भी लग गया है। लोग कह रहे हैं सड़कों पर उतरो, सड़कों पर उतरो। हालांकि इलेक्शन कमीशन जब तब उनके तमाम दावों को, और अब तो इलेक्शन कमीशन बाकायदे फैक्ट चेक पर उतर आया है। एक एक फैक्ट, जिसको कहते हैं ना, गोटियां पकड़ रहा है साहब इलेक्शन कमीशन। ये भी इस देश में पहली बार देखा जा रहा है। अभिषेक जी, राहुल गांधी, उनके इकोसिस्टम को बांग्लादेश की याद क्यों इतनी सता रही है? आप म्यूट है सर। नमस्कार सर, प्रणाम सर। याद आ रही है, उससे मुझे एक याद आया। दिल्ली के कुत्ते ने एक खान मार्केट गैंग के कुत्ते से पूछा, कहां से सीखी अनोखी अदा दुम दबाने की। दिल्ली के एक स्वतंत्र कुत्ते ने खान मार्केट गैंग के कुत्ते से पूछा, कहां से सीखी अनोखी अदा दुम दबाने की। खान मार्केट का कुत्ता दुखी अंदाज में बोला, मैडम इजाजत नहीं देती है दुम हिलाने की। तो वो दुम दबाने की जो प्रक्रिया है, अब प्रमोशन भी है तो इन्हीं के बीच होना है, यही प्रमोशन चल रहा है। अब प्रमोशन के साथ समस्या क्या है कि फिल्म बनी है सर कैसी, राम गोपाल वर्मा की आग। करने चले थे शोले का कॉपी और बनाई राम गोपाल वर्मा की आग, जो अपने आप में टॉर्चर है। तो फिल्म सुपरहिट होगी कहां से। जिस दौर में शोले बनी थी उस वक्त यंग एंग्री मैन ठाकुर होते थे, लूटपाट होती थी गांव में, वो और दौर था। 2025 में अवनीश सर, आप इतने वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, सुने हैं किसी गांव में डकैती पड़ा है? हम लोग पूर्वांचल के लोग इससे ज्यादा परिचित हैं। यहां तक कि शादी विवाह के कार्यक्रम अब रात में होने लगे, पहले दिन में इसीलिए होते थे कि दिन में डकैती पड़ने की संभावनाएं कम होती थी। मैं दर्शकों को ये इसलिए बता रहा हूं कि एक और शेर है, और ये शेर मेरे बड़े अच्छे फेवरेट शायर है निदा फाजली का। उन्होंने कहा, और मैं इसको बड़ा आत्मसात करता हूं, वक्त के साथ साथ चलता रहे यही बेहतर है आदमी के लिए। तो आप 1975 की लिखी हुई स्क्रिप्ट पे अगर 2025 में फिल्म बनाएंगे तो फिल्म सर होगी फ्लॉप, जो कि 14 घंटे में हो गई, थिएटर से उतार दी गई। अब आपको इस पूरे स्क्रिप्ट का खर्चा देना है। फिल्म बनाया है, फिल्म तो खर्चा भी है, तो खर्चा सही टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो जो चढ़ूनी जैसा आदमी है वो भी मोदी की प्रशंसा करने लगेगा, क्योंकि खर्चा नहीं पहुंचा। दूसरी फिल्म लगानी है, वो तो भाई थिएटर चलाने वाला है, वो क्या करे, उसके पास तो उसका तो यही रंगमंच है। रंगमंच के कलाकार ही तो आंदोलनजीवी हैं, और कौन है, कब कौन कैसे उठेगा। तो ये स्थिति है सर। और चूंकि आपका रंगमंच से बड़ा जुड़ाव है, तो आपको याद होगा कि रंगमंच के एक कलाकार ने कहा था,
भाई हमने तो उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पिच तैयार करके दे दी, अब मैच भी हम ही खेले क्या? तो जब से ये राष्ट्रवादी समाज आया, और देखिए इंडिपेंडेंट राष्ट्रवादी समाज जो है सोशल मीडिया पर आना, ये कांग्रेस के लिए घातक है, क्योंकि इनका बीजेपी से लेना देना नहीं है। अभी झूठ मेहनत से पालने में झुला के चलाना ही शुरू करते हैं कि बता दिया जाता है ये जो बच्चा है ये बच्चा नहीं है, ये रोबोट है, ये इसके चीन और यूएस से कैसे कैसे संबंध है बता देते हैं। तो ये जो अवनीश सर एक स्थिति है ना, वो भारत को बांग्लादेश बनने से रोक रही है। आपको याद होगा 2013 में ही, ऐसा नहीं कि कांग्रेसी इस बात को समझते नहीं है, खूब समझते हैं। 2013 में ही कहा था कपिल सिब्बल ने कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना बहुत आवश्यक है। उस वक्त मैं ठलुआ क्लब पेज चलाता था, उस वक्त 13 लाख उसके फॉलोअर थे और हमारा टैगलाइन होता था कीबोर्ड से क्रांति तक। तो तात्पर्य ये है कि अभी भी देखिए डराने के लिए रेवंत रेड्डी ने कहा कि जो भी राहुल गांधी के अगेंस्ट जाएगा, बोलेगा, अपने डेथ वारंट पर साइन करेगा। हमने देखा कि केतकी को किस प्रकार से एक फेसबुक पोस्ट लिखने के लिए 45 दिन तक जेल भेजा गया। यह कांग्रेस का वास्तविक चेहरा है। मैं जो नक्सलबाड़ी से नक्सलिज्म खत्म हुआ, और जो अमित शाह जी कहते हैं कि मैं 2026 तक इस नक्सलिज्म को समाप्त कर दूंगा, मैं मानता हूं कि प्रारूप बदल चुका है। आप जिनको समाप्त कर रहे हैं उन्होंने वो फील्ड छोड़ दिया है, वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। अब कांग्रेस ही वो चेहरा है। अब वो भूल जाइए कि सीपीआईएम और सीपीआईएमएल जो है ये लोग हैं, ना 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 ना, वो दौर चला गया घोष बाबू वाला। ये नया एडवांस्ड है, जहां पे आपको भाषा के नाम पर वैसे ही किया जा रहा है। आपको याद होगा कि अरुंधति रॉय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी और कही कि जिंदा कौमें जो है वो 5 साल इंतजार नहीं करती। अब 5 साल के लिए ना बेचारी किसी प्रकार से मान लीजिए अपने आप को जब्त करके समझा के मन को बहला के 5 ही साल इंतजार करेगी ना। आप कह रहे हो सर डंके की चोट पे कि 40 साल इंतजार करना पड़ेगा। अब क्या उपाय है फिर? वही बांग्लादेश, जो कल आपने चर्चा में जो बात कही, जो आप मानते हैं और हम दोनों के विचार इसी कारण मिलते हैं कि ये जो लड़का है ना, कोई नादान नहीं है, ये उनका एडवांस्ड वर्जन है जो नक्सलवाड़ी से खेल शुरू हुआ। ये लेनिन, स्टालिन, माओ और इंडिया का सीपीआईएमएल, इन सब का एक साथ कॉकटेल है, इसलिए और ज्यादा डेंजरस है। तो इसको रोका कैसे जा सकता है? देखिए इसने एक फुट सोल्जर तैयार किया। यह बात समझ गया भारत का लेफ्ट, बहुत जल्दी ये बात समझा कि हम हैं यार 4% और मेजॉरिटी को कन्विंस नहीं कर पाते। तो एक काम करो, फुट सोल्जर तैयार करो। फुट सोल्जर कौन होंगे? हिंदू नहीं हो सकते, मुसलमान हो सकते, क्योंकि उस आइडियोलॉजी और इस आइडियोलॉजी में एक सिमिलरिटी है। दोनों मानता है कि कंट्री नहीं होती, दोनों मानता है कि सभी संसाधनों पर शोषित, वंचित, पीड़ित, और एक मानता है माले गनीमत। दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। पूरी दुनिया में जहां वामपंथ है वहां इस्लाम नहीं है, और जहां इस्लाम है वहां वामपंथ नहीं है। लेकिन भारत में ये दोनों एक दूसरे को पोषित कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को। और ये जो अवनीश सर कॉकटेल है, इन सब का इस वक्त जो है आध्यात्मिक गुरु तो कहना गलत हो जाएगा, लेकिन अब क्या कहें, शुक्राचार्य भी तो उसी श्रेणी में थे। तो उस टाइप का ये जो है इन सब का बॉस, 2025 के शब्दों में बॉस शब्द ठीक रहेगा, इन सब का बॉस जो है वो राहुल गांधी है। लोगों को ऐसा लगेगा कि राहुल गांधी बॉस है, मैं नहीं मानता सर। राहुल गांधी के पास इतना ब्रेन नहीं है। ये सब मिलकर के राहुल गांधी को पुश करके अपना चेहरा पीछे, जैसे कि नक्सल में क्या होता था, आप जब अटैक कर रहे, छत्तीसगढ़ वाला, मुझे, मैं पूरा केस स्टडी किया था। जैसे ही ये लोग बस्तर में जाते थे तो पहले आदिवासी आ जाते थे जो बिल्कुल ब्रेन वॉश थे, और उनमें से कई ज्यादा बहुत प्योर सोल होते थे। सेकेंड लेयर में कॉलेज स्टूडेंट, इंटेलेक्चुअल टाइप के, थर्ड लेयर में, और फोर्थ लेयर तक आप, जब तक आपकी पुलिस पहुंचेगी वो इस जंगल से उस जंगल, यानी कैमूर के जंगल से सीधे मध्य प्रदेश खोजते रहो, नहीं मिलते थे।
राहुल गांधी वो फर्स्ट लेयर है, खतरा वही फोर्थ लेयर पे है, लेकिन राहुल गांधी इतना मजबूत फर्स्ट लेयर है कि उसको कैसे आप क्रॉस करेंगे। और राहुल गांधी उन्हीं की तरह कन्विंस हो चुका है कि भाई उनको बता दिया गया कि राहुल जब तक तुम सत्ता में नहीं आओगे कुछ बदल नहीं पाओगे। बदलवाएगा वो राहुल गांधी के ही थ्रू, काम सारे अपने राहुल गांधी के थ्रू वो करवा रहा है, उसी प्लान पे चल रहा है। लेकिन चेहरा इस बार कांग्रेस का है, जिसे आपने नाम दिया है सोनिया कांग्रेस। जी बिल्कुल। और अगर आप नेहरू के पीरियड से देखिए, तो नेहरू खुद अल्ट्रा लेफ्ट थे, और नेहरू की सत्ताई छायावाद, मैं उसको कहता हूं, छायावाद हालांकि साहित्य में है, लेकिन नेहरू के सत्ताई छायावाद में ये लेफ्ट का पूरा इकोसिस्टम कभी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में और तमाम जगह क्लर्की करता रहा, कलम घिसता रहा, जिसमें कुछ क्लर्क उपन्यासकार अपने आप को स्वघोषित इतिहासकार भी कहते हैं, रोमिला थापर एंड ऑल। तो ये इकोसिस्टम तो इनका बड़ा पुराना है साहब, नेहरू ने दिया था और उसको इंदिरा ने कैरी किया, राजीव ने कैरी किया, लेकिन वो एक सो कॉल्ड जरा सॉफ्ट लेफ्ट का चेहरा था। और आपने सही डायग्नोस किया कि ये जिसको अर्बन नक्सल कहते हैं, या आपने नक्सलवाड़ी से लिया, हालांकि अगर आप नक्सलवाड़ी आंदोलन का इतिहास देखिए तो वो एक बड़ा पॉजिटिव जमीन पर तैयार हुआ, शोषकों के खिलाफ वो एक विद्रोह था। लेकिन जब उसको लेफ्ट ने हाईजैक किया, तब वो जाके बिल्कुल एक तरह से माओइज्म में बदल गया। तो वो एक अलग रोल है। सवाल ये होता है कि अब राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस ये मान बैठी है कि हम नरेंद्र मोदी को पर्चा भर के चुनाव प्रचार करके वोट लेके वोट दिलवा के हरा नहीं सकते। अब ये एस्टेब्लिश हो गया। ये एस्टेब्लिश है। क्या अब राहुल गांधी इस देश में अराजकता करके और तख्ता पलट जैसी किसी चीज पर काम कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो दो चीज। राहुल को आपने मुखौटा बताया, बिल्कुल सही है, फुट सोल्जर का सबसे स्ट्रांग चेहरा है राहुल गांधी। विदेशी आकाओं का भी इन्वॉल्वमेंट है, पहली चीज। और दूसरा, भीड़ को सड़क पर उतारना, जो इनका बांग्लादेशी ख्याल है। कौन सी वो भीड़ है जिसको ये उतरता हुआ देख रहे हैं या उतरने का प्रयास करेंगे? आखिर वो भीड़ कौन सी है, कौन सा रंग है उसका? सर, एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हमेशा मैं चर्चा करता रहता हूं, जोशुआ प्रोजेक्ट। ये हमें लगता है कि इस्लाम से खतरा है, लेकिन इस कॉकटेल का जो प्रयोग, मैं हमेशा कहता हूं कि इस्लाम सीधे सीधे हम समझ लेते हैं, उसमें क्लियर नहीं है, उसमें बहुत क्लियर है कि भाई फंडामेंटल का कोई दिक्कत नहीं है। जोशुआ प्रोजेक्ट किस भाग में हिंदू सोसाइटी को बांटता है? एक कन्वर्टेड और एक नॉन कन्वर्टेड। वो कास्ट लाइन इस सब पे जाता नहीं है, कहां कहां पहुंच गए हैं और कहां कहां पहुंचना बाकी है। यही है खेल, और तो कुछ नया नहीं है। खुलेआम इस देश में जोशुआ प्रोजेक्ट .net पर आप जाएंगे तो आपके गांव तक का एड्रेस और डिटेल और सब कुछ मिल जाना है, कहां कैसे काम हो रहा है। ये काम शुरू कब से हुआ? जब से सोनिया गांधी सीताराम केसरी को हटा करके कांग्रेस की अध्यक्षा बने, उसके बाद से ही शुरू हुआ ये सारा खेल। इसमें हमको यह समझना जरूरी है कि इनके पास जो राहुल गांधी का मिशन है, वो मिशन क्या है? वो मिशन वही है जो एक्चुअल में किसी दुश्मन देश के आंतरिक खुफिया विभाग का मिशन होता है, और एकमात्र जो जिनका इसको आप फुट सोल्जर कह सकते हैं। इस देश की डेमोग्राफी, इस देश का स्ट्रक्चर, इस देश के रिलीजियस स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल डायनेमिक्स, किसी का उसे कुछ पता नहीं है। फिर भी उसके बाद भी वो कौन लोग हैं जो हर एक साल बाद जो टाइम्स ऑफ इंडिया टुडे ग्रुप है, उसका जो मैगजीन है, उसके कवर पेज पे हर साल लिखते हैं मैच्योर लीडर, मैच्योर लीडर। अब नया राहुल गांधी आया, अब नया राहुल गांधी आया। नया राहुल गांधी आते आते 56 साल हो गया, 60 साल की उम्र जो है औसत उम्र रिटायरमेंट की आ जाती है। और अगर राहुल गांधी जैसे आईक्यू लेवल का आदमी है तो खैर पहले ही हो जाना चाहिए। बहरहाल, जो कल मैंने हंसी मजाक में कहा कि अब तक जो 2 लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं मोदी के आगे, वो अगला चुनाव ना जीते, अपना अगला इलेक्शन नहीं जीत सके।
स्थिति इसी प्रकार की बन रही है कि वो भी संभवतः अगला ना जीते। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। प्रियंका वाड्रा एक सभा में कहती है कि मिलिए आपके नए जनरेशन के लीडर से। हमें भी लगा भाई कुछ नया होने वाला है। फिर रेहान वाड्रा आते हैं और उनकी बहन आती है और चमचों के सर वैसे ही झुके हुए थे होते जैसे वो एक नई फिल्म थी कि अब है राजा महेंद्र बाहुबली के पुत्र अमरेंद्र बाहुबली। फीलिंग थी, चमचों के सर झुके हुए थे। इससे ज्यादा मैं क्या बता सकता हूं कि राजतंत्र किस प्रकार से, इटली तंत्र कह लीजिए, ब्रिटिश तंत्र कह लीजिए, यूएस तंत्र कह लीजिए, यूएस में तो फिर भी डेमोक्रेसी है, वो स्टैब्लिश किया जाता है यहां पे कि भाई देखो। और वो पूरा इकोसिस्टम में से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उसके लिए रेहान वाड्रा लीडर है, नेता है। समस्या कहां है? मोदी से। क्यों? क्योंकि मोदी कर्तव्य पथ पर बाबू लोग को बिठा रहा है ना। बोला हम काम करेंगे, तुम घर जाओगे जी, ये 1000 करोड़ का हम रेंट देंगे, आम आदमी के टैक्स का पैसा है, रेंट में जाएगा, बैठो यहीं पे, क्या दिक्कत है तुमको? तो बाबू साहब को भी लगता है इतना पढ़ लिख लिया, हमको आप चेयर पे बिठा के काम कराएंगे, ऐसा प्रधानमंत्री होगा? ये प्रधानमंत्री बाबू की नहीं सुनता है, ये कैसा प्रधानमंत्री है? हम लोग हैं ना जी नीति निर्देशक, हम लोग देश को चला रहे हैं। यह गलतफहमी उनको थी, क्योंकि राहुल गांधी नहीं, पूरा इंटायर कांग्रेस ने उनको ऐसा बना रखा था। मोदी ने कहा इस गलतफहमी से बाहर रखिए अपने आप को, आप जनता के सेवक हैं, मैं जनता का नौकर हूं, यही हमारा रिलेशन है, इसमें मालिक वाला एटीट्यूड आप मत लेके आइए। तो तकलीफ है। अब आपने कहा दूसरा असंतुष्ट जो है वो मीडिया वाला है। जैसे सबको रेहान वाड्रा लगता है, क्यों लगता है कि ये आएगा तो फिर से हमको प्लेन में शैंपेन देगा, फिर हमको विदेश यात्रा में मनमोहन सिंह की तरह लग्जरी गिफ्ट मिलेंगे, स्वीट में जाएंगे, विदेश घूमेंगे फ्री में, मुफ्त में। तो आप बताइए, एक आदमी कह रहा है तुमको घूमना है, मेरे विदेश यात्रा को कवर करना है, चैनल को बोलो भेजेगा तो भेजेगा, नहीं तो दूरदर्शन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूरदर्शन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तकलीफ है ना इस बात की कि कैसा पीएम है जो पत्रकारों को घूस नहीं दे रहा है, लिफाफा पत्रकारिता नहीं करने दे रहा है। यह कैसा पत्रकार है? ठीक है भाई, 2 सेगमेंट हो गया। अब तीसरा सेगमेंट सबसे खतरनाक, बिचौलिया, मिडिलमैन। जो आदमी प्रधानमंत्री आवास योजना आते ही सोचा कि गरीब को 1,20,000 मिल रहा है, इसमें 40,000 तो मेरा कट बनता है। मोदी ने बोला अबे कहां, रुको, हम जनधन अकाउंट लाएंगे, मोबाइल लाएंगे, जैम लगाएंगे और इस पे करो। हालांकि इसमें भी एक खेल हो रहा है गांव में, मैं उस पर ऑलरेडी वर्क कर रहा हूं। बहुत सारे बाबू लोग और ये लोग उनसे 40,000 तो अब नहीं ले पाते, लेकिन 10, 5, 15, 20,000 मांगते हैं। आ जाएगा तुम्हारे अकाउंट में, तुम हमको बाद में दे देना। अब इस बात की भनक तो अभी मोदी जी को नहीं है, क्योंकि कोई ऑफिशियली कंप्लेन करे तब तो। लेकिन ये करप्शन का जो इंजेक्शन लगाया, जो वैक्सीन लगाया कांग्रेस ने सिंस इंडिपेंडेंस, जब पहला ही रक्षा समझौता हुआ और जीप घोटाला हो गया, तो बाबू को पता चला अरे साला काम करने के लिए पैसे मिलते हैं, काम करना हमारा दायित्व नहीं है। बिहार से आता हूं, बिहार की मिट्टी में सरकारी नौकरी का इतना क्रेज क्यों है सर? हमको पिताजी लोग के पिताजी और उनके जनरेशन के लोग समझाते थे, चाचा, चूंकि गांव में हम सबको चाचा वाचा ही सब लोग होते हैं, कोई अंकल ताया ताई होता, ताया ताई तो होते हैं, अंकल मंकल नहीं होता। तो चाचा लोग की उम्र के सब समझाते थे, बेटा सरकारी नौकरी ना तो बेचा तरकारी, मतलब सरकारी नौकरी करो। क्यों करो? क्योंकि काम कम करना पड़ेगा, घूस ज्यादा मिलेगा, पैसा है ना। तो डीएनए बदल के करप्ट बनाया, बिल्कुल ब्रिटिश के तर्ज पर। ब्रिटिश में सरकारी वाले करप्शन में नहीं थे, लेकिन चूंकि करप्ट लोग जब सत्ता में आएंगे तो उनके साथ होगा कि समन्वय बिठाना है। सरकारी बाबू करप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट बॉडी, हर चीज की का चुनाव होने लगेगा। अभी वार्ड कमिश्नर, गली मोहल्ले के पहले जो काम होते थे वो एसडीओ बनाता था,
रोड बनाना है गली में, बनेगा, ठीक है, एसडीओ बनाएगा। उसके पास टाइम फ्रेम था, पैसे सरकार से मिलते थे, डायरेक्ट बनाता था। अब उसमें आ गया है वार्ड कमिश्नर आएगा, फिर उसके अंदर ठेकेदार आएगा, करप्शन होगा, पैसा बनेगा। ये पूरी स्थिति को नरेंद्र मोदी आया और उसने बोला इसको पलट देता हूं मैं, तुम्हारी ऐसे चलेगी नहीं, हर चीज अब स्कैनर पे होगा, हर चीज का हिसाब किताब करना होगा। अच्छा, मैं तो कितनी बार गया हूं उन दोनों मार्केट में, क्योंकि टेक्सटाइल में हमारे एक मित्र काम करते थे, तो टैंक रोड अक्सर जाना होता था, और दूसरा जो सीलमपुर वाला एरिया है वहां पे भी, गांधीनगर दिल्ली में, जितने बड़े बड़े होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर अपने आप को बैठे हैं, सब पेपर पे, जैसे अखबार वाला जो होता है ना सर, उसके ऊपर बिल बन रहा है, 2% अलग से वैट लग रहा है, 3% जो भी दिखाना है, मतलब टोटल बिल का 5% का वैट बनाएंगे, ऐसे काम होता था। हमने बोला भाई ये तो सरेआम लूट है, तो कह रहे हैं अगर सब ओरिजिनल भरेंगे तो धंधा ही नहीं कर पाएंगे। मोदी ने बोला नहीं, अगर रिटेलर बेनिफिट चाहता है जीएसटी का, तो तुमको जीएसटी का बिल लेना होगा, तो होलसेलर को देना पड़ रहा है। अच्छा, होलसेलर को जीएसटी का रिफंड चाहिए तो किसको देना है? मैन्युफैक्चरर को देना है। 2 लेयर को बोला तुम मुक्त हो जाओ, तीसरे को बोला दो। दिक्कत है ना, व्यापार में भी आप पारदर्शिता लेंगे, तो इनको समस्या पारदर्शिता से थे। और अब आप देखेंगे इन्हीं सब का वो पूरा ग्रुप कहता है कांग्रेस बड़ी अच्छी थी, पैसा लेती थी, घूस लेती थी, लेकिन सरकारी नौकरी दिला देती थी। लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ ना बिहार में ही। बिल्कुल, ये बातें मैं सिर्फ इसलिए तथ्यात्मक रूप से लोगों को याद दिला रहा हूं कि यही इनका क्रूरतम चेहरा है और यही इनकी डेमोक्रेसी है, जिसका एक लाइन में कहे कि खाओ और खाने दो, और मोदी कह रहा है ना खाएंगे ना खाने देंगे। ये दिक्कत है। बिल्कुल। और अगर हालिया आप हरियाणा का इलेक्शन ले लीजिए, तो हरियाणा चुनाव में बाकायदे हुड्डा परिवार ने खर्ची पर्ची, और जो दर्शक हरियाणा को नहीं जानते हैं या खर्ची पर्ची टर्म उनको नया लग रहा हो, तो मतलब ये कि खर्ची भी मिलेगी और पर्ची पे नौकरियां भी मिलेंगी। तो ये एक तरीका कांग्रेस का इकोसिस्टम का, आपने बहुत बेहतर तरीके से इसको डायग्नोस किया कि कौन कौन से वो तंत्र हैं। एक तो राजनीतिक तंत्र है जो कांग्रेस का, दूसरा जो इनका इकोसिस्टम जो लेफ्ट बैठा हुआ है, जो यूनिवर्सिटीज में पुनश्चर्या कार्यक्रम और सेमिनारों के लिए तरस के मर जा रहा है। तो मैं कामरेडों के बारे में एक बात कहा करता हूं अभिषेक जी, कि किसी काम भर के एक्टिव कामरेड के एक हाथ से उसके एनजीओ फंडिंग की फाइल छीन लीजिए, और दूसरे हाथ से जो शाम वाला उसका क्रांति पेय है उसकी गिलास छीन लीजिए। सेकंड लगेगा और वहीं सड़क पर लौट कर वो कामरेड जो है वो मर जाएगा। तो ये कांग्रेसी इकोसिस्टम रहा है जो खर्ची पर्ची तक आता है। आपने मीडिया का इकोसिस्टम बताया, और सरकारी कर्मचारियों की जो एक आपने बात बताई ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में देखिए तो आपको नौकरशाही बेलगाम दिखाई देगी। योगी आदित्यनाथ के कड़े शासन के बावजूद भी जब जहां मौका मिलता है, चाहे वो पावर कट हो, चाहे नगर पालिका या नगर विकास के काम हो, तो ये एक इकोसिस्टम बैठा हुआ है। और दर्शकों, यही वो इकोसिस्टम है जिसके बदौलत कांग्रेस के लोग कहते हैं कि सरकार तुम्हारी और सिस्टम हमारा। तो ये एक अनरेस्ट फैलाने वाली बात है। अभिषेक जी, अब जरा कैलेंडर की तरफ चलते हैं। सपना तो बांग्लादेश दोहराने का है। लोकसभा का अगला चुनाव 2029 है। भले राहुल गांधी बिहार की जमीन पर एसआईआर को लेकर तूफान मचाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी या उनके 10 जनपद खानदान का कोई सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। वो तो पैदाइशी राजा हैं, अपने आप को पैदाइशी पीएम समझते हैं। क्या आपको लगता है, दो चीजें मैं इसमें जोड़ूंगा, कि 2029 से पहले एक अनरेस्ट फैला के प्रयास करना, या ये एजेंडा इससे भी आगे है? क्योंकि राहुल गांधी जिस हिसाब से लगातार झूठ बोल रहे हैं, ये जानते हुए भी कि उनको इस केस में भी माफी मांगनी पड़ सकती है, हलफनामा तक वो नहीं दे रहे हैं, तो क्या राहुल एक बड़े एजेंडे, लंबे टाइम फ्रेम के एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल? और इसीलिए मेरे एक सहयोगी हैं संदीप आर के सिंह ने एक बड़ा शानदार सिंगल वीडियो हमारे यहाँ प्रारंभ की टीम पर से हैं, उन्होंने किया, और उस थंबनेल पे हमारी टीम ने लिखा, मोहम्मद गोरी हैं राहुल गांधी।
एक जीत का मौका और उसके बाद सब कुछ ये बदल देगा आदमी। इसीलिए लगातार हारने का रिकॉर्ड करने के बावजूद भी इस तरीके खतरनाक तरीके से वो बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लंबा टाइम फ्रेम है। सर लेकिन अगर आप वो मोहम्मद गोरी हैं क्योंकि वो स्वयं मालिक थे और वो बार बार प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहां अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और किसी फिल्म डायरेक्टर पर आप पैसा दे रहे हैं तो आप उसको कितनी फ्लॉप फिल्म बनाने देंगे? फिर आप दूसरा डायरेक्टर ढूंढेंगे ना, क्योंकि पैसे तो खत्म हो जाएंगे। ये तो अगर बात भी है। जॉर्ज सोरोस को मैं इन्वेस्टर मान लूं और राहुल गांधी को डायरेक्टर मान लूं, तो कितने फिल्म तक? फिर और प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा आपको जिस पर, और वो घोड़ा देखिए, इनका घोड़ा तो अलग ही है ना। इनके लाइफ में शादी का घोड़ा है, लंगड़ा घोड़ा है, बीजेपी का घोड़ा है, लेकिन खुद वो सामने वाला जिस घोड़े से चुनौती करना चाहता है वो खुद खच्चर है, तो टक्कर की बात है नहीं। अब सवाल ये है, प्रश्न है बड़ा, कि कब तक उसी खच्चर पर आदमी दाव लगाएगा, और स्पेशली उसे एक पॉइंट के बाद समझ में आएगा कि नहीं, मैं जो है इस खच्चर के सहारे नहीं जीत सकता, मुझे किसी और पे भी दाव लगाना होगा। एक पॉइंट के बाद रियलाइज होगा, जैसे कि वो टैरिफ वार जो चल रहा है। मैं कई ऐसे बड़े परम धुरंधर एनआरआई, कांग्रेस इकोसिस्टम का भी वहां पे एनआरआई है, वो कहते थे कि भैया हम लोगों ने मोदी को अपने कब्जे में करके रखा है, ट्रम्प साहब आप टेंशन मत लो, जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। अब वो परेशान है कि वैसा हो नहीं रहा है, और ट्रम्प उनसे पूछ रहा है तुमने तो बोला था वैसा हो जाएगा। आप देखिए कई लोगों के ट्विटर प्रोफाइल पे लिखेगा कि मोदी लिखना शुरू कर दिया, इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है, यूएस की बात मान लेनी चाहिए, हमारे और इंडिया का रिलेशनशिप खराब नहीं होना चाहिए। क्यों लिख रहे हैं? नहीं मान रहा ना, यही वो मोदी है। तो एक समय के बाद, एक टाइम फ्रेम के बाद, हो सकता है जब 2029 के चुनाव के बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही राहुल गांधी न रहे, तब दाव खेलना पड़ेगा। तब वो दाव, और एक लंबे समय तक प्रियंका को पॉलिटिक्स में आने से रोका गया है, वो चूकेगी नहीं, मुझे डर इस बात का है। कई लोग अभी ये कह सकते हैं कि प्रियंका जो है वो राहुल गांधी से की तरह ही है, ये है, पर जब लीडरशिप बदलती है तो आमूलचूल परिवर्तन के साथ साथ जो है ना, जो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है सर, वो परिवर्तन आता है लीडरशिप के नीचे चमचे बदलते हैं। ये सबसे बड़ा है। प्रियंका के चमचे जो होंगे, वो कोई जरूरी नहीं इतना घोर लेफ्टिस्ट हो सकता है वो ज्यादा स्ट्रूड हो और वो इस बात को समझते हो कि भैया ये इस हद तक एंटी हिंदू होकर के थोड़ा जीतना मुश्किल है। और हिंदू बार बार अपना, आप देखिए हिंदू के अंदर का शत्रु बोध मैं इस छोटी सी बात से समझाता हूं। अभी बिहार में एक जगह गया, वहां पे कई लोग जान पहचान के बड़े डॉक्टर और इन सब के रैंक के थे, उन लोगों ने कहना शुरू किया कि प्रशांत किशोर बात तो सही कह रहा है। मैंने एक पॉइंट रखा कि भाई आप जानते हुए भी अगर प्रशांत किशोर को सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए आपने बीजेपी को वोट किया था पिछली बार, अब प्रशांत किशोर को जानते हुए भी कि वो हारेगा, तो डेमोक्रेसी तो ऐसे होता नहीं, उससे ऊपर वोट पाने वाला जीतेगा, मतलब राजद जीतेगा। तो आप क्या उस दौर के लिए तैयार हैं कि आपके ऊपर 1 लाख महीने का हफ्ता, मतलब मंथली वो जो वसूली होता है वो बांध दिया जाए, आपका बेटा डीपीएस में पढ़ने जाए, टांग लिया जाए? नहीं, तो उन्होंने बोला ये तो नहीं होगा, आएगा एनडीए ही। बोला आप वोट नहीं देंगे और आएगा एनडीए ही। इसी कारण 240 पहुंचे ना। अरे नीरज शेखर को हरा देते हैं, किसी ने कहा नहीं आरके सिंह को हरा देते हैं, एक सीट में क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी तो 400 बोल रहे हैं। पॉलिटिकल नारा अलग और अपना विजन अलग। ये हिंदुओं में एक मिसमैच है। इस बार तो शत्रुबोध जेडी करा भी रहा है और बड़ा अच्छा उन्होंने, तो ये जो शत्रुबोध की कमी है और विजन, लक्ष्य, जैसे मोदी जी ने लक्ष्य रखा 2047 का, उनका अपना विजन है। दूसरा लक्ष्य इस देश में किसने रखा? कांग्रेस ने रखा नहीं, सपा ने नहीं, बसपा ने नहीं, उनके पास है ही नहीं। दूसरा लक्ष्य रखा पीएफआई ने, इस्लामिक बिल्कुल गजवाए हिंद।
लक्ष्य दो ही लोग के बहुत क्लियर हो सकते हैं, जिनके मन के अंदर कोई भ्रम की स्थिति ना हो। और भ्रम की स्थिति किसके अंदर नहीं होगी? या जो अत्यंत विद्वान होगा, या जो अत्यंत अपने सिर्फ एकमेव लक्ष्य के प्रति समर्पित होगा। एकमेव लक्ष्य रखेंगे तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो इस्लाम का तो एकमेव लक्ष्य है। और मैंने कई लोगों को चुल मचेगी इस बात से कहा कि मोदी जी विद्वान हैं। कैसे? देखिए, विद्वता दो तरह की होती है। एक जो जिनको लगता है कि हम डिग्री कर गए, वो भाई दोस्त 3 मंजिला तक पर्ची पढ़ा के हमारा ग्रेजुएशन करा दिया। जिनको ये लगता है कि विद्वता होती है, नहीं, मैं वो नहीं मानता, वो नहीं होती। विद्वान कौन थे? मेरे दादा थे जो मात्र 12th पास थे, लेकिन उनको समाज में एक चीज की समझ में उस वक्त आ गई कि नहीं, मुझे अपने बेटे को एजुकेट करना है, अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है, ताकि उनका सामाजिक स्तर बढ़े, आर्थिक स्तर बढ़े। विद्वान कौन थे? जो रेहट से या बैल से ही खेती कर लेते थे कि नहीं रहना है ट्रैक्टर के ऊपर भरोसा करना है, कोई आवश्यकता नहीं है, पानी भी बच जाएगा और ये 2 वक्त का चारा ही तो खाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन केंचुआ नहीं मरेगा तो ज्यादा हमको उर्वरक के नाम पर यूरिया नहीं डालना है। आज फिर से विद्वान लोग वापस आकर के मुझे ज्ञान देते हैं ना, ऐसा है अभिषेक, ये यूरिया जो है जहर है, इससे कैंसर बढ़ सकता है, जैविक खाद क्यों नहीं उत्पन्न किया जाए? तो मेरे दादा परदादा तो नहीं पढ़े थे वो जैविक खाद, लेकिन वो विद्वान थे ना। ये अंतर है सर, और इस अंतर को जब तक ये पीढ़ी, स्पेशली मैं बड़ा निराश होता हूं जेन जेड वालों को, ये जेन जेड ही बोलते हैं ना इस नई पीढ़ी को। बिल्कुल, तो जेन जे, हाँ हाँ, इनसे मैं बड़ा निराश हूं। इनके पास ना विजन है, ना कंसंट्रेशन है। और कंसंट्रेशन कहां से होगा? जब आप 15 मिनट में ही वीडियो स्वाइप करना शुरू करेंगे। किसी को लंबा सुनने के अंदर जो लिसनिंग की प्रॉब्लम आई है इस जनरेशन में, और उसे ये लगता है कि वो सब कुछ डिजिटलाइज होकर के जान गया है। ये कितना बड़ा हमारे ऊपर डिजिटल सोशल मीडिया का भी एक नकारात्मक प्रभाव है, हम नहीं समझ पाएंगे। मोदी इस बात को समझते। एक बच्चे ने बोला ना कि मेरा बेटा टाइम से पढ़ नहीं रहा है। सोचिए पीएम है और पूछ दिया मैम से कि पबजी वाला है क्या? पबजी वाला है क्या? कैसे? किसी ने सोचा कि कैसे एक प्रधानमंत्री के अंदर भी ये चीजें हैं कि कहां कैसे कैसे हैं? ये इसलिए है कि वो आदमी वास्तव में विद्वान है। जी बिल्कुल अभिषेक जी, और यहीं पर एक चीज है कि आप यानी राहुल, कांग्रेसी इकोसिस्टम, ये पूरा कबाल भारत में बांग्लादेश के सपने जरूर देख रहा है, लेकिन दरअसल उसे भारत के डीएनए का वो मन नहीं समझ में आ रहा, जहां पर हमारी सेना, हमारे अर्धसैनिक बल और यहां तक कि हमारी स्टेट पुलिस भी उस डीएनए से आती है जो निश्चित तौर पर एक चुनी हुई सरकार के नीचे काम करने की उसे आदत है। यह अलग बात है दर्शकों कि राहुल गांधी उस डीएनए वाले परिवार से आते हैं जो तानाशाही की मानसिकता रखता है। इस देश में एक ही बार इमरजेंसी, और एक पार्टी अध्यक्ष को किस तरीके से धोती फाड़ के, सीताराम केसरी जी की बात कर रहा हूं, वहां हटा के इनकी माता काबिज होती। मतलब सोचिए सर, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, ये ओबीसी की बात करता है, बात करते हैं। बिल्कुल अध्यक्ष को। मतलब इस देश की पत्रकारिता का मृत स्तर देख लीजिए। आज तक एक पत्रकार ने उससे ये नहीं पूछा, लाज नहीं आई। ओबीसी अध्यक्ष था कांग्रेस का, किस प्रकार से तुम लोगों ने दुर्व्यवहार करके निकाला, और तू ओबीसी ओबीसी चिल्ला रहा है। बिल्कुल साहब, जगजीवन राम जी का कैरेक्टर एसिनेशन किया इन लोगों ने। वो पहली ऐसी चारित्रिक पतन की कहानी है कांग्रेस की, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। हालांकि ये सूर्या मैगजीन मेनका गांधी ही चलाती थी, भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन जब विचारों की बात आएगी तो चाहे वो भाजपा में हो चाहे कहीं भी हो, आदमी के विचारों पर बात की जाएगी। तो हमारा थंबनेल हमारी टीम ने जो बनाया है अभिषेक जी, जी 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 जी, कर्मों का फल मिलता है, सबको वो तो मिलेगा सर, वो तो मिलेगा।
बिल्कुल। और राहुल की कांग्रेस को, सोनिया की कांग्रेस को जो फल मिल रहा है, ये भी उनके कर्मों का ही फल है जो मिल रहा है। लेकिन यहीं पर है कि लोकतंत्र का मालिक मतदाता होता है, ये सिर्फ नारा नहीं है। 2014 से यह भारत उसे जी रहा है, और न सिर्फ जी रहा है, बल्कि भारत का अहित चाहने वालों को बहुत अच्छे तरीके से बता भी रहा है। इसलिए बेटा, ये भारत है, बांग्लादेश नहीं है। इसको पहचानो। धन्यवाद मेरी टीम, ये थंबनेल बनाने के लिए, आपको ये टाइटल देने के लिए। तो एक बार फिर दोहराते हैं, बेटा ये भारत है, ये बांग्लादेश नहीं है। अभिषेक जी, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की ये बातचीत अब समाप्त करेंगे। मुझे और अभिषेक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम।